तो मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई है। तो मैंने जहाँ से रोका था वहाँ से शुरू करूँगा। तो 103 भ्रष्टाचार का साम्राज्य तो हो चुका था भाई। बार बार नहीं कहते हम। हाँ, गुड़ों की मल्लिका है तो हो गए थे आप। भला है देना, हाँ मेरे को 120 पेज से पढ़ा था। भला देना, भला है देना। यहाँ पर एक इंटरव्यूअर पूछती है कि सर मैं क्या दे सकता हूँ व्याख्यान पढ़ा। आपका व्याख्यान उच्च आदर्शों से भरा था और प्रेरणा देने वाला है। यदि आपके व्याख्यान में दिए गए आदर्शों को हम सब अपने जीवन में उतार लें तो वह बहुत बढ़िया होगा। पर मैं आपके सुझावों पर अमल करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी के लिए सब कुछ पूरी तरह से काला या पूरी तरह से सफ़ेद, यानी बिल्कुल स्पष्ट नहीं बल्कि अस्पष्ट धुंधला है। व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर है ना कि आदर्शों पर। सारा जोर हासिल करने पर है ना कि देने पर। हम अपने चारों ओर लोगों को समाज से जो कुछ वह ले सकते हैं लेते देखते हैं, चाहे वह सड़क बनाने वाला ठेकेदार हो या राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी परियोजना में बड़ी भागीदारी हासिल करने वाला। इनका जोर इस बात पर रहता है कि परियोजना में कैसे कम से कम लागत आए, चाहे इसके लिए घटिया दर्जे का या कम उच्च माल इस्तेमाल किया जाए, और उसके परिणाम स्वरूप भले ही लाखों लोगों की जान पर बन आए, इसकी उन्हें कतई चिंता नहीं रखती। उनका सारा जोर इस बात पर रहता है कि कैसे वह कीमत में कटौती करके अपना मुनाफा बढ़ा लें। सर मुझे यह बात बताएं कि ऐसे स्वार्थी और लालच से भरे लोग के साथ रहते हुए जिनका रुझान ही इस ओर है कि जो मिले उसे ले लिया जाए, तो मैं हर समय देने की कैसे सोच सकता हूँ। हालांकि देना एक कठिन चुनौती है, लेकिन तरक्की का यही एक तरीका है। तो दो ताकि तुम बढ़ सको। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है। मेरे बड़े भाई एपीजे मुथुमीरा लेबाई मरासायर इस समय 98 साल के हैं और रामेश्वरम में हमारे पैतृक मकान में रहते हैं। हर शुक्रवार वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर जाते हैं। यही कोई 1000 रुपये के करीब, और ये रुपए मस्जिद के आसपास गरीब लोगों में बांट देते हैं। गरीब लोग चाहते हैं कि उनके हाथों में उन्हें कुछ रुपए मिल जाए, इसलिए नहीं कि उनसे उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों को उनके हाथों में लेने में महज लेने और देने के ऊपरी काम से कुछ अलग महसूस होता है, कुछ गहरा, कुछ गंभीर। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का शरीर के तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र पर जो पारस्परिक प्रभाव होता है, उसका अध्ययन साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के तहत किया जाता है। मेरे दोस्त विलियम सेल्वामूर्ति ने इस क्षेत्र में हो रहे ताज़ा शोध कार्य के बारे में मुझे संक्षेप में बताया। ऐसे भरोसेमंद शोध जिनसे पुष्टि होती है कि देने से न सिर्फ लेने वाले को फ़ायदा पहुंचता है,
बल्कि इससे देने वाले की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है और इससे उसे खुशी मिलती है, जिससे जिससे समूचे समुदाय को ताकत मिलती है। सलवा मूर्ति कहते हैं कि दान के धन पर चलने वाली संस्थाओं को दान देने से, सर्दियों में बेघर गरीबों को कंबल दान करने से या गर्मी के दिनों में आने जाने वाले राहगीरों और जानवरों को पानी पिलाने या अपनी मर्जी से भलाई के ऐसे ही किसी काम में अपना समय लगाने से भी वैसा ही फायदा होता है। मैं आपको देने के 5 ठोस कारण बताता हूँ और साथ में उनसे होने वाले लाभ भी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि देखकर हम अच्छा महसूस करते हैं। यह अच्छा एहसास हमारे शरीर पर अच्छा असर डालता है, जो दिखाई देता है। जब लोग किसी धर्मार्थ संस्था को दान देते हैं तो उनके दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आनंद, सामाजिक संपर्क और भरोसे से संबंधित है, जिससे तेजपूर्ण आभा पैदा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि परोपकार भरे व्यवहार से मस्तिष्क में एंडोर्फिन नाम के रसायनों का स्राव होता है, जिससे अच्छा एहसास होता है। 18 दिसंबर 2005 को मैं केरल के कोल्लम जिले में माता पिता अमृतानंदमयी मठ गया। अमृतानंदमयी जहां अम्मा की मौजूदगी में मैंने सुनामी पीड़ित नागरिकों के लिए बने 500 नए मकान उन्हें सौंपने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अम्मा के चेहरे पर तेजपूर्ण आभामंडल साफ दिखाई दे रहा था। मतलब पहला रीज़न तो ये हो गया। अब दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरे, देना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कई तरह के अध्ययनों के नतीजों से यह बात सामने आई है कि तमाम किस्म की उदारता का सेहत पर, यहाँ तक कि बीमार और बुजुर्ग लोगों पर भी अच्छा असर होता है। अपनी किताब वाई डू गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल में स्टीफन पोस्ट ने लिखा है कि दूसरों को कुछ देने से लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। जिन बुजुर्ग लोगों ने बिना किसी परिश्रमिक के स्वेच्छा से काम किया, वह ऐसा ना करने वालों के मुकाबले बेहतर स्वास्थ्य के साथ ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जिए। देने के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ ज़िंदगी में ज़्यादा लंबे होने की संभावना बढ़ने की एक वजह यह है कि ऐसा करने से कई तरह के स्वास्थ्यगत समस्याओं की वजह बनने वाला तनाव घट जाता है। उन लोगों को सीधा लाभ होता है जो खुद देते हैं। मेरे भाई इसका अच्छा उदाहरण है। देने से आपके सहयोग और सामाजिक संबंधों की भावना बढ़ती है। जब आप देते हैं तो आपको भी मिलने की संभावना पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा रीज़न क्या है? देने से आपसी सहयोग और सामाजिक संबंधों की भावना बढ़ती है। जब आप देते हैं तो आपको भी मिलने की संभावना पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप किसी को देते हैं तो आपकी उदारता के बदले में देने का सिलसिला कोई दूसरा आगे बढ़ाता है। कभी वह जिसे आपने दिया है और कभी कोई और। इस लेन देन से एक दूसरे पर भरोसे और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे दूसरों के साथ हमारे
रिश्तों में मजबूती आती है। शोध से भी यही पता चला है कि सकारात्मक सामाजिक आदान प्रदान अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का मुख्य कारक है। इतना ही नहीं, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो सिर्फ वही हमें अपने नज़दीक नहीं पाते हैं, बल्कि हम भी खुद को उनके ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। दयालु और उदार होने से आप दूसरों को भी ज़्यादा सकारात्मक और भलाई के नज़रिए से देखते हैं, और इससे आपके सामाजिक दायरे में एक दूसरे पर निर्भरता और आपसी सहयोगी की भावना को बल मिलता है। देने से कृतज्ञता पैदा होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कृतज्ञता के भाव जगाना अपने अंदर खुशी के भाव बढ़ाने का अच्छा तरीका है। चौथे, देने से कृतज्ञता पैदा होती है। आप किसी को कोई उपहार दे रहे हैं या उपहार आपको मिल रहा है, वह उपहार खुद ही आभार की भावना से भर देता है। उपहार देना, कृतज्ञता व्यक्त करना या उपहार पाने वाले में कृतज्ञता के भाव जगाने का तरीका हो सकता है। मैंने खुद महसूस किया है कि कृतज्ञता खुशी, सेहत और सामाजिक बंधन बांधने के लिए बेहद ज़रूरी है। 1990 के दशक में DRDO में मेरे सहकर्मी डॉक्टर हरद्वार सिंह की जान बचाने के लिए जिगर के प्रत्यारोपण की ज़रूरत थी। मैंने सारी प्रशासन व्यवस्था से लड़ झगड़ कर उन्हें इंग्लैंड भेजने का रास्ता बनाया और उनके जिगर का प्रत्यारोपण हो सका। आज वह स्वस्थ और सानंद हैं। जब आप अपने मन में जागी कृतज्ञता के भाव को शब्दों के ज़रिए या कुछ करके व्यक्त करते हैं, तो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं बल्कि दूसरों के अंदर भी सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कृतज्ञता पैदा करना अपने व्यक्तिगत खुशियों को बढ़ाने की कुंजी है। मतलब कि ग्रैटिट्यूड। और सबसे बढ़कर देने की भावना हवा में सुगंध की तरह फैलती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, हम सिर्फ उसका ही भला नहीं कर रहे होते हैं जिसे हम उपहार दे रहे हैं, बल्कि पानी में कंकड़ गिरने से पैदा होने वाली तरंगों की तरह इसका असर भी सारे समाज में फैलता है। जब एक व्यक्ति उदारता का बर्ताव करता है तो दूसरों को अन्य लोगों के साथ उदारता का बर्ताव करने की प्रेरणा मिलती है। दरअसल देने की नीयत 3 तरह से फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में। नतीजतन एक दूसरे से आगे बढ़ता यह सिलसिला हर एक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले दर्जनों और यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों तक अपना असर कर सकता है, जिनमें से कई को वे लोग जानते भी नहीं होंगे जिनसे यह सिलसिला शुरू हुआ। सन 2003 में मैंने जन्मजात दिल की बीमारी से शिकार उन गरीब बच्चों के इलाज के लिए एक फंड शुरू करने के लिए केयर फाउंडेशन को एक छोटी सी रकम दी, जिनकी जान बचाने के लिए सर्जरी ज़रूरी होती है। आज वह फंड बढ़कर 3 करोड़ का हो गया है और इससे अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चों को मदद मिली है। देने की भावना हवा में सुगंध की तरह फैलती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, हम सिर्फ उसका ही भला नहीं कर रहे होते हैं जिसे हम कुछ देते हैं, बल्कि पानी में कंकड़ गिरने से पैदा होने वाली तरंगों की तरह इसका असर भी सारे समाज में फैलता है।
तो आप चाहे उपहार खरीद कर बांटें, कुछ हासिल करने की सोचें बिना अपना समय दें, या कुछ हासिल करने की सोचे बिना अपना समय दें, या किसी धर्मार्थ संस्था को धन दें, या यह देना सिर्फ कुछ पल अच्छा लगने के एहसास से कहीं ज़्यादा होता है। इससे आपको बेहतर सामाजिक संपर्क बनाने में मदद मिल सकती है और आप अपने लोगों के बीच उदारता का एक सिलसिला छेड़ सकते हैं। और अगर इस प्रक्रिया में आपको भी खुशियों की एक बड़ी सी खुराक मिल जाए तो हर हैरत में मत पड़ जाइएगा। इसमें कोई शक नहीं कि सच बोलने से, गुस्सा ना करने से और मांगने पर देने से, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। कला विहीन संसार जैसा हवा में बिना गुब्बारे, कला विहीन संसार जैसे हवा बिना गुब्बारा, कला विहीन संसार जैसे हवा बिना गुब्बारा। नजर रखियो मेरे तो नजर रखियो। तो अब मैं अगला पढ़ूंगा कि कला विहीन संसार जैसे बिना गुब्बारा क्या। तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें पहले मुझे साफ साफ कन्वे करना आना चाहिए, मुझे साफ साफ बताना आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाओगे तो फिर सामने वाले को और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि पहले मैं अपने वर्ड्स जो मैं बोलता हूँ पहले उसको मैं सही कर लूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्रिया, तो का है, र है, या है, तो उसमें तीनों का तीनों का प्रो तीनों का प्रोनाउंसिएशन मालूम होना चाहिए कि हाँ तुमने तीनों वर्ड बोल बोल रखे हैं। तो जैसे कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टा भ्र भ्र भ्रष्टाचार, जैसे कि एक नाम है समीमा, मैं वो ढंग से नहीं बोल पाता, नाम क्या है समीमा, किसी के सामने अच्छे से नहीं बोल पाता। ऐसे में अकेले में तो भाई मैं बोल लेता हूँ, सब कुछ अच्छे से बोल पाता हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम देकर एक गहरी सांस लेकर तब बोलता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे ऑन द स्पॉट बोलना होता है। जैसे कि मान लो पूछ ले कि तुम्हारी छोटी पुप्पी का क्या नाम है, तो मुझे तुरंत वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि मेरी छोटी पुप्पी का नाम है समीमा। कौन आ रही है? कौन आ रही है? समीमा पुप्पी, समीमा पुप्पी, समीमा पुप्पी, समीमा पुप्पी आ रही है। तो ऐसे मुझे बोलना है। और कभी कभी मैं पैनिक में आकर सब कुछ मैं अटकने लगता हूँ। मैं सारी बातों में अटकने लगता हूँ। तो देखो भाई, अब प्रैक्टिस तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल। आज का दिन क्या है? 29 जनवरी 2025। दिन क्या है? बुधवार, मतलब कि वेडनेसडे, बुध है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है।
होगा जहाँ पे अंधेरों का सवेरा।